हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो हम लोगों ने क्या है, इस लेसन होम चौथा लेसन जो है इसका घर की सजावट, इसको क्या है थोड़ा सा डिस्कस किया था और इसके कुछ चीज़ें हम लोगों ने क्या है इसके आगे वाली क्लास में पढ़ी थी, जो जिसमें पढ़ा था हम लोगों ने क्या है घर की सजावट क्या है और घर की सजावट क्या है, क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये घर की सजावट हम लोग क्यों करते हैं और इसके लाभ और आवश्यकताएं क्या हैं, प्लस इसके सिद्धांत भी हम लोगों ने कुछ देख लिए थे। तो इसके कितने 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें से एक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसको समझ भी लिया था। तो आगे देखेंगे इसके कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं जिसे हम लोगों को क्या है पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने क्या है इसमें से 5 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से हम लोगों ने कला के सिद्धांत में से पहला सिद्धांत जो है मेल या अनुरूपता, इसको पढ़ लिया था और अब इसमें से हमें 4 सिद्धांत पढ़ने बाकी हैं अभी हम लोगों को। तो इसमें दूसरा है अनुपात, तीसरा है संतुलन, चौथा है लय और पांचवा है दबाव, जिसमें से एक पहले हम लोगों ने कवर कर लिया, उसको समझ भी लिया है। अब इसके आगे के सिद्धांत को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इन सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है और इन सिद्धांतों का प्रयोग कहाँ पे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि दूसरा सिद्धांत क्या। इसके पहला सिद्धांत हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो इसका दूसरा सिद्धांत देखते हैं कि कौन सा है। दूसरा सिद्धांत है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन, मतलब इसको देखते हैं कि इसको क्या बताया गया है इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार हम कैसे सजावट कर सकते हैं। तो वस्तु आकर्षक व सुंदर प्रतीत हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसका अनुपात समान हो और तभी उसका रंग, रूप व आकार सुंदर लगेगा। अनुपात से तात्पर्य है कि जब भी जो भी वस्तु है, जिस भी वस्तु की हम लोग क्या कर रहे हैं सजावट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसके अनुपात का समान होना आवश्यक है। और समान होने के लिए क्या है, उसके अनुपात के जो भी रंग रूप जो भी है, जितनी भी वस्तुओं का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो क्या हो, एक समान हो। जैसे कि किसी भी सजावट में हम लोग 5 फूलों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो, उनका आकार, उनका रंग और रूप, उनका ये सारी चीज़ें एक समान हो। अगर मान लो हम लोगों को एक हो गया टीवी के इधर और इधर क्या करना है, हम लोगों को डेकोरेशन करनी है, तो उसके लिए हम जिस भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों तरफ जो भी सामान रखी जाएगी, जो भी वस्तुएं रखी जाएंगी जिसके द्वारा क्या कर रहे हैं हम सजावट कर रहे हैं, तो वो दोनों अनुपात में समान होनी चाहिए। वो ना क्या है, एक ऐसा नहीं है कि एक वस्तु छोटी है दूसरी बड़ी है, और दोनों क्या है, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा वस्तुएं रख दी और दूसरी तरफ कम रखी हैं। तो इससे क्या होगा, अनुपात बिगड़ जाएगा और वो चाहे जितनी भी सुंदर, जितने भी अच्छे रंग की हों, वो देखने में क्या है सुंदर नहीं लगेंगी और वो वहाँ पे सजावट के द्वारा आकर्षणपन नहीं उत्पन्न करेंगे। इसलिए सजावट में अनुपात का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है संतुलन। तो देखते हैं कि संतुलन क्या है। संतुलन में एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर सुखद प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। संतुलन में क्या होगा, किसी एक वस्तु को केंद्र माना जाएगा। जिस भी वस्तु के चारों तरफ हमें सजावट करनी है और जिस वस्तु के चारों ओर सजावट करनी है, उस वस्तु को केंद्र मान के उसके क्या है अगल बगल जो भी वस्तुएं रखी जाएंगी सजावट करने के लिए, वो विभिन्न वस्तुएं रखकर सुखद अनुभव प्राप्त उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। और संतुलन 2 प्रकार का होता है, जैसे औपचारिक संतुलन और दूसरा है अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन वो होगा जिसमें नियमबद्धता होगी और औपचारिकता होगी, सारी चीज़ें क्या है व्यवस्थित ढंग से रखी जाएंगी। अनौपचारिक संतुलन वो होता है जिसमें क्या है व्यवस्थित ढंग से ना रखे, हर चीज़ का क्या है व्यवस्थित ढंग से ना रखे, नियम से ना रखे, लेकिन उसको उसमें क्या है अपनी कलात्मकता के द्वारा कुछ इस तरीके से उसको सजाना कि उसमें औपचारिकता ना होते हुए भी क्या हो, उसमें अनौपचारिक ना होते हुए भी वो क्या सुंदर और सजावट के तरीके से अच्छा लगे। तो देखते हैं इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझ। पहले हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला दूसरा सिद्धांत है जो हम लोगों ने अनुपात पढ़ा। तो अनुपात में क्या है, जैसे इस सोफे को क्या है केंद्र बिंदु मान के इसके दोनों ओर क्या है सजावट की गई है। तो इसमें एक तरफ क्या है एक सही अनुपात में चित्र दिखाया गया है, दूसरा जो चित्र है वो गलत अनुपात का है। तो पहला ये चित्र क्या है सही अनुपात का है। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि एक ये सोफ़ा रखा हुआ है, उसके बगल में एक ये साइड टेबल रखी हुई है और ये लैंप लगा हुआ है, उसके पीछे ये सीनरी लगी हुई है। तो इसमें जितना जिस आकार का सोफ़ा है उसी से मिलते जुलते आकार के समान आरामदायक आकार की क्या है उसके बगल में मेज रखी गई है और उसी के समान आकार से थोड़ी सी लंबाई का क्या है लैंप लगाया गया है और पीछे क्या है पेंटिंग लगाई गई, जिससे क्या ये सारी चीज़ें अनुपात में है। अगर सोफ़ा इतना बड़ा है और ये
ये गलत अनुपात है। अगर सोफ़ा इतना बड़ा है, उसकी बगल में हम लोग इतनी छोटी सी स्टूल रख देंगे तो वो क्या होगा, उसका अनुपात खराब हो जाएगा। और उसके बगल में जो लैंप है उसका साइज भी क्या होगा, सोफ़ा जितना बड़ा है उसके अनुपात सही अनुपात में ना हो के उससे कम होगा। और ये पेंटिंग इतनी छोटी सी पीछे लगा दी जाए जिससे क्या होगा, देखने में अशोभित लगेगा और सही अनुपात में नहीं लगेगा। इससे इसके अगल बगल में जो भी चीज़ें सजावट के उद्देश्य से रखी गई हैं वो भी उपयोगिता की दृष्टि से क्या होंगी, सहायक नहीं होंगी। तो अगर कोई भी वस्तु हम लोग क्या कर रहे हैं, सजावट के उद्देश्य से रख रहे हैं, तो जिस भी वस्तु को केंद्र मान के रख रहे हैं उसके बगल में जो भी वस्तुएं रख रहे हैं वो उसकी आकार, प्रकार, रंग और रूप को देख के रखनी चाहिए। और ये तभी उसके अनुपात को सही दर्शाएंगे और देखने में क्या है, सुंदर लगेंगे और आकर्षकपन को उत्पन्न करेंगे। ये सारी चीज़ें सजावट के संतुलन, ये सारी चीज़ें सजावट के अनुपात के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। तो अगला देखते हैं कि कौन सा है। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संतुलन का सिद्धांत। तो संतुलन के सिद्धांत में हमने क्या, किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके दोनों तरफ वस्तुओं को रखा जाएगा जिससे क्या है, वो सुंदरता को उत्पन्न करेंगे। तो संतुलन दो प्रकार का हम लोगों ने देखा अभी, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन को देखते हैं क्या है, ये औपचारिक संतुलन है। इसमें क्या है, इस जो मिड में ये टेबल रखी गई है इसको केंद्र मान के इसके दोनों तरफ चेयर लगाई गई हैं और दोनों चेयर समान दूरी पे है, मतलब औपचारिकता इसमें है। और ये समान दूरी पे पीछे विंडो बनी हुई है और ये बीच में एकदम सेंटर में ये वाली विंडो लगी हुई है। तो और उसके इस टेबल के ऊपर देखो समान, मतलब औपचारिक ढंग से बराबर की दूरी पर, जरा सा भी उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा पास ये थोड़ा सा पास हो और उसमें दूरी में क्या हो, असमानता हो। दोनों समान दूरी पे, समान आकार, समान रंग, समान डिजाइन के क्या है, फ्लावर पॉट रखे गए हैं। और दोनों चेयर भी क्या है, एक साइज की हैं, कोई किसी के साइज में कोई भी परिवर्तन या विभिन्नता देखने को नहीं मिलती। तो ये है औपचारिकता, जब सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से अपनी समान दूरी, निश्चित आकार, प्रकार से रखी जाती हैं तो वो औपचारिक संतुलन होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस चित्र के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश करी है। अगला देखते हैं कि अनौपचारिक संतुलन किस तरीके से देखने में प्रतीत होता है। तो अभी हम लोगों ने औपचारिक संतुलन को समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक संतुलन क्या है। तो अनौपचारिक, ये अनौपचारिक संतुलन, इसमें क्या है, ये एक क्या है, ये एक बड़ी सी मेज या फिर क्या है, कैबिनेट्स है, इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। इसके ऊपर एक फ्लावर पॉट छोटा सा रखा गया है और उसके बगल में क्या है, एक बर्ड रख दी गई है। और इसके सामने ये लगा हुआ है, ये मिरर है, कुछ भी है जो भी लगा हुआ है सजावट के उद्देश्य से, वो देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि हम अनौपचारिकता लग रही है, क्योंकि इसमें एक तरफ फ्लावर पॉट रखा गया है जो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ सजावट के उद्देश्य से एक छोटी सी चिड़िया रख दी गई है जो बिल्कुल अनौपचारिक संतुलन, मतलब दोनों में समानता नहीं है। क्योंकि अगर इधर क्या है, इधर फ्लावर पॉट है तो इधर भी फ्लावर पॉट होना चाहिए था, तो वो औपचारिक संतुलन होगा। औपचारिक संतुलन का एकदम अपोजिट क्या होता है, अनौपचारिक संतुलन, जिसमें कोई भी समानता, आकार, प्रकार, दूरी का ध्यान न रखा जाए और जो भी वस्तुएं रखी जाए वो एक प्रकार की ना हो, उनमें क्या हो, समानता ना हो, तो वो अनौपचारिक संतुलन होता है। इसके माध्यम से भी इस चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि अनौपचारिक संतुलन में जो भी कमी इस तरफ हुई है उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ के भार को बढ़ा देंगे। तो इस तरफ ये क्या है, ये सारे कैबिनेट्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर ये फ्लावर पॉट है, उसके बगल में हमने एक वॉच रख दी। और इधर क्या है, ये इसका भार ज़्यादा हो गया है, इधर दो चीज़ें रखी हुई, इधर एक कम चीज़ है, तो इधर हम कोई इस तरीके की चीज़ रखेंगे कि इसके भार को क्या है, इस तरफ आकर्षित कर ले, देखने वालों का ध्यान दोनों तरफ समान रूप से जाए। तो इस तरफ हम लोग ने क्या, एक जलती हुई कैंडल रख दी, जिससे इस तरफ देखने वालों का ध्यान क्या है, इस तरफ भी जाएगा और देखने पे दोनों औपचारिक संतुलन ना होते हुए भी ये औपचारिक संतुलन प्रतीत कराएंगी और दोनों तरफ का भार समान लगेगा। और बीच में क्या है, ये लगा हुआ है, जिससे क्या है, दोनों तरफ के समान संतुलन होने का आभास हमें प्रतीत होगा, जबकि ये है नहीं, केवल आभास प्रतीत कराएगा, क्योंकि ये अनौपचारिक संतुलन। और इसके भार को कम करने के लिए एक तरफ हमने एक वस्तु इस तरीके की लगा दी जो अपनी तरफ क्या है, लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक संतुलन समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोगों ने चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करी है। इसके बाद देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत है जो कला के सिद्धांतों में प्रयोग किया जाता है। अगला सिद्धांत है लय। लय क्या है, रिदम, जिसको रिदम बोला जाता है। रिदम क्या है, लय से तात्पर्य है एक सरल सुगम मार्ग जिसके साथ हमारे नेत्र किसी रेखा, क्रम, आकृति,
क्रम तथा रंग क्रम का व्यवस्थित अवलोकन कर सके। लय क्या है? जिसके साथ हमारे नेत्र, लय वो होती है जो हमारे नेत्रों को अपने साथ साथ क्या है लेके जाएगी। जिस भी तरफ लय की गति, जिस भी तरफ लय से सजावट करी जाएगी, हमारे नेत्र उधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मान लो हम लोगों ने क्या है सजावट करने के उद्देश्य से एक ये पेंटिंग लगाई और उसकी तरफ हम लोगों ने एक उससे छोटी पेंटिंग ये लगा दी, फिर उससे छोटी लगा दी, फिर उससे छोटी लगा दी, फिर उससे छोटी लगा दी। तो अगर हम क्या उस सजावट को देखेंगे तो हमारे नेत्र यहाँ से डायरेक्ट होते हुए यहाँ तक जाएंगे। ये है लय, जो अपने साथ क्या है क्रमवार वस्तुओं को रख के हमारे नेत्रों में गति को उत्पन्न करेगी। तो वो लय कहलाती है, जिसमें पुनरावृत्ति होती है। एक ही तरीके का डिज़ाइन बार बार दोहराने से क्या होगी, उसमें लय उत्पन्न होती है और वो लयबद्धता लाती है। तो एक सरल सुगम मार्ग जिसके साथ हमारे नेत्र किसी रेखा क्रम, आकृति क्रम तथा रंगमंच का रंग क्रम का व्यवस्थित अवलोकन कर सकें। लय संबद्ध गति है। लय क्या है? एक प्रकार की गति है जो हमारे नेत्रों को सजावट के माध्यम से गति को प्रदान करेगी और पुनरावृत्ति द्वारा लय उत्पन्न किया जा सकता है। एक ही डिज़ाइन को क्या है बार बार बना के उसमें लय को लाया जा सकता है और उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। लय के द्वारा हमारे नेत्रों को गति मिलती है। जो भी सजावट है, अगर लय से हम लोगों ने क्या उसको क्रम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी सजावट को बार बार क्या है दोहराया है, तो उससे हमारे नेत्रों में गति उत्पन्न होगी और ये इस तरफ हमारे नेत्रों को गति प्रदान करेगी। तो आप लोगों को लय समझ में आ गया होगा। लय एक रिदम है जो हमारे नेत्रों को गति प्रदान करती है और लय के माध्यम से हम सजावट में उन्हीं डिजाइनों को पुनरावृत्ति के द्वारा दोहरा के लय को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला सिद्धांत देखते हैं कौन सा है अगला। तो इसको पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि लय क्या है। देखते हैं चित्र कौन सा है। जैसे कि ये आप लोग चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र में क्या है, पहले ये फ्लावर बनाया गया है, ये एक डाली बनाई गई है, ये फूल बनाया गया है, फिर यहाँ से क्या ऐसे ये डिज़ाइन बनाई गई, ये कली बनाई गई है और ये फिर ये पत्ती। तो ये इन्हीं सारी डिज़ाइनों को और इन्हीं फूल को बार बार इस पूरे डिज़ाइन में दोहराया जाएगा। इधर एक पत्ती बना दी गई, फिर इधर इसको वापस कर दिया गया, इधर एक छोटी सी कली, फिर इधर, फिर एक छोटी सी कली, फिर इधर, फिर एक पत्ती इधर, बीच में फ्लावर बना दिया गया, फिर इधर लाके इनको इधर मोड़ दिया गया, फिर यहाँ एक फ्लावर, एक पत्ती बना दी गई, फिर इसको यहाँ से ले जाके डिज़ाइन दे दिया गया है, फिर एक कली बना दी गई। तो आपने पूरी डिज़ाइन में क्या देखा, जहाँ से शुरुआत करी गई, जिन वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया, जिन डिज़ाइनों को शामिल किया गया, शुरुआत से लेके आखिरी तक उन्हीं डिज़ाइनों का प्रयोग करके इस डिज़ाइन को पूरा किया गया है। तो लय में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी और गतिशीलता होगी जो हमारे नेत्रों को गति प्रदान करेगी। अगर हम इस डिज़ाइन को देखने की कोशिश करेंगे तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारी नेत्रों की गति सीधे यहाँ जाके रुकेगी, क्योंकि क्या है इसमें डिज़ाइनों को दोहराया गया और इसमें पुनरावृत्ति के द्वारा गति उत्पन्न करी गई है लय के साथ। इस डिज़ाइन को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक ये फूल, कमल का फूल बनाया गया है, उसके बाद यही डिज़ाइन इधर है, यही डिज़ाइन इधर है, ये डिज़ाइन इधर है तो ये डिज़ाइन भी इधर है, और ये डिज़ाइन इधर है तो ये डिज़ाइन इधर भी है, फिर ये भी है और ये भी है। ये भी क्या है, डिज़ाइनों को दोहराया गया है। उनमें लय लाने के लिए क्या है, वस्तुओं की डिज़ाइनों की पुनरावृत्ति करी गई है, जिससे इस डिज़ाइन में पुनरावृत्ति के द्वारा लय के सिद्धांत को लागू किया गया और इसमें लयबद्धता को लाया गया है। तो लय इसी तरीके से हम लोग क्या है, सजावट में लय के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छा, सुव्यवस्थित और सुंदर बना सकते हैं। देखते हैं कि अगला सिद्धांत है दबाव, एम्फेसिस। मतलब यह दबाव क्या है, जब किसी वस्तु को केंद्र बिंदु मान के सजावट करी जाएगी और उसके दोनों तरफ क्या है, वस्तुओं को सजा के रखा जाएगा और जो वस्तु मेन सेंटर में है उसको क्या है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, तो वो दबाव का केंद्र होगी। यह कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। इस प्रकार जब किसी वस्तु को प्रमुखता देकर महत्वपूर्ण बनाया जाता है तो कला के दबाव नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छा सजाना है और उस डाइनिंग टेबल को इतना अच्छा सजाना है कि उसे मेन सेंटर में रखना है कि देखने वालों की नज़र उस टेबल पे रखी हुई वस्तुओं पे जाए। तो उस टेबल के आसपास क्या है,
हम लोग ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखेंगे जिससे देखने वालों का ध्यान उस टेबल से हट के इन दूसरी वस्तुओं पे जाएगा। तो उस टेबल के चारों ओर हम लोग चेयर्स लगाएंगे और वो चेयर्स कैसी होंगी, बहुत ज़्यादा मतलब सजावटी नहीं होंगी और उनमें क्या है, समानता होगी, वो समान रूप से रखी हुई होंगी, सरलता होगी और इतनी भी ज़्यादा सजावटी नहीं होगी कि देखने वालों का ध्यान उस टेबल से हटके, उस डाइनिंग टेबल की मेज़ से हटके उन चेयर्स पे जाएगा। तो इतनी ज़्यादा डेकोरेशन उसमें नहीं दी जाएगी। जो चेयर्स लगाई जाएंगी वो साधारण सी होंगी, जिससे क्या हो, वो जो दबाव का केंद्र बनाया गया है, जिसको सेंटर में रख के सजावट की गई कि उस पर ही हमारा ध्यान जाए, उसकी तरफ ही हमारा ध्यान आकर्षित हो। तो यह कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। इस प्रकार जब किसी वस्तु को प्रमुखता देकर महत्वपूर्ण बनाया जाता है तो कला के दबाव का सिद्धांत का प्रयोग उसमें किया जाता है। आइए इसको चित्र के माध्यम से, ये क्या है, ये दबाव के सिद्धांत को दर्शाने के लिए इस चित्र में क्या है, इन चीज़ों को प्रयोग किया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हम इस बड़े सोफ़े को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके आगे ये मेज़ लगी हुई है। ये सोफ़े और मेज़ को हम लोग क्या है, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके आसपास जो भी हम लोग सजावट करेंगे वो इतनी हल्की करेंगे कि उसकी वजह से इन दो चीज़ों को क्या है, बंद ना किया जा सके और इन पे से हमारी क्या है, जो आकर्षण का केंद्र है उसको हटाया ना जा सके। तो इसकी साइड में हम लोगों ने ये छोटे छोटे क्या है, सोफ़े लगा दिए हैं और उसके बगल में छोटी सी पेंटिंग लगा दी गई। इसके पीछे ये छोटी सी वॉल पे क्या है, दरवाज़ा या खिड़की छोटी सी विंडो रखी गई है और उसके सामने ये मेज़ छोटी सी लगाई गई है और उसके ऊपर ये फ्लावर रख दिया गया, फ्लावर पॉट रख दिया गया है। लेकिन मेन सेंटर का दबाव का केंद्र इसमें क्या है, ये जो है सोफ़ा, बहुत बड़ा सोफ़ा है जिसको क्या है, दबाव का केंद्र बनाया गया और उसके चारों ओर छोटी छोटी वस्तुओं को रख के सजावट की गई है जो कम महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये वस्तु, बड़ी सी वस्तु रखी गई है जिससे लोगों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हो, इन छोटी वस्तुओं की और नहीं। इसके लिए इसके सामने इस फ्लावर पॉट को भी रख दिया गया है जिससे क्या है, देखने वालों का ध्यान इस वस्तु की ओर जाएगा, बाकी अन्य वस्तुओं की ओर नहीं जाएगा। तो दबाव का केंद्र क्या है, महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रख कर उसके चारों ओर छोटी या कम महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखा जाता है, जिससे दबाव का केंद्र वो महत्वपूर्ण वस्तु ही बनती है और आकर्षण का केंद्र भी वही बनती है। तो आप लोगों को दबाव समझ में आ गया होगा कि दबाव क्या है। आप लोगों को अगर ये सारे सिद्धांत समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आएंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम लोग फिर से इनको समझने की कोशिश करेंगे और इसका अगला पार्ट, इसकी अगली सारी थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में इसकी नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय गाइस।